हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 18 जनवरी 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा है बास्केटबॉल खेल के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन ए जो रग्बी, ऑप्शन बी मैकेले बस्टन, ऑप्शन सी जेम्स नाइस्मिथ, ऑप्शन डी जेरी वेस्ट। देखिए, हाल ही में जो है गूगल ने प्रोफेसर और बास्केटबॉल खेल के आविष्कारक जेम्स नाइस्मिथ को डूडल बनाकर सम्मानित किया है। जेम्स नाइस्मिथ का जो जन्म था वो कनाडा के ओंटारियो में हुआ था। जेम्स नाइस्मिथ ने जो है वर्ष 1891 की सर्दियों के दौरान बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किया था। असल में प्रोफेसर जेम्स नाइस्मिथ एक ऐसा इंडोर खेल विकसित करना चाहते थे जिसे सर्दियों के दौरान आसानी से खेला जा सके। इस तरह जेम्स नाइस्मिथ ने बास्केटबॉल की शुरुआत की, जिसमें दीवार पर ऊंचाई में एक टोकरी लगी थी और सभी खिलाड़ियों को अंक अर्जित करने के लिए उस टोकरी में सॉकर गेंद डालनी थी। साथ ही किसी को चोट लगे इसके लिए उन्होंने नियम बनाया था कि कोई भी खिलाड़ी सॉकर गेंद के साथ भाग नहीं सकता, बल्कि उन्हें गेंद एक दूसरे के जरिए आगे बढ़ानी होगी। बास्केटबॉल को पहली बार जो है आपका 1904 में ओलंपिक खेल सेट लुइस में एक डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जेम्स नाइस्मिथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने पहली बार संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियम 2021 जारी किए हैं? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उत्तराखंड। देखिए, हाल ही में जो है झारखंड सरकार ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियम 2021 जारी किए हैं। साथ ही झारखंड राज्य में अपने गठन के बाद पहली बार झारखंड सिविल सेवा से संबंधित नियम बनाए हैं। झारखंड सिविल सेवा को लेकर बनाए गए नियमों के मुताबिक झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी द्वारा प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में परीक्षाओं का कैलेंडर प्रकाशित किया जाएगा। इस तरह अब राज्य में प्रतिवर्ष परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। नए नियमों में कहा गया है कि मेंस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन रिक्तियों की कुल संख्या से लगभग जो है आपका 15 गुना अधिक होगा। इन नियमों में स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों से संबंधित कोई नियम नहीं बनाया गया है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया है। झारखंड सिविल सेवा के लिए इन नियमों की जो आवश्यकता को इस बात से समझा जा सकता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा बीते, आपको पता होगा झारखंड जो है 2000 में अलग हुआ था बिहार से, ठीक है। तो अभी आपका 20-21 साल होने जा रहा है, तो 20 वर्षों में सिर्फ इसने 6 बार ही जो है आपका 6 परीक्षाओं का ही आयोजन किया है जेपीएससी का। और इस तरह जो है इन नियमों के माध्यम से झारखंड में सिविल सेवा के चयन की प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित किया जा सकेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कौन से राज्य में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, आपका जो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जो है 18 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किए। यह आयोजन सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सड़कों की सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम का आयोजन देश भर में आम जनता, विशेषकर युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया। साथ ही इसका उद्देश्य सभी पक्षकारों को सड़क सुरक्षा हेतु योगदान बढ़ाने का अवसर प्रदान करना है। इस माह के दौरान स्कूलों और कॉलेजों के साथ साथ वाहन चालकों और सड़क का उपयोग करने वाले आम लोगों के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें सड़क दुर्घटना के कारणों और दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों को रेखांकित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किए जाने वाला केंद्रीय बजट जो है आपका मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर
पूर्ण रूप से कागज रहित यानी पेपरलेस होगा। इससे पहले जो है आपका आजादी के बाद केंद्रीय बजट कब कागज रहित था? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी कभी नहीं। देखिए 1 जनवरी 2021 को प्रस्तुत किए जाने वाला केंद्रीय बजट जो है मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर पूर्ण रूप से कागज रहित यानी पेपरलेस होगा। गौरतलब है कि आजादी के बाद यह पहला अवसर होगा जब केंद्रीय बजट को कागज पर प्रकाशित नहीं किया जाएगा और यह पूर्णतः पेपरलेस होगा। केंद्र सरकार को दोनों सदनों से इस संबंध में अनुमति मिल गई है। ज्ञात हो कि बजट के जो प्रकाशन के कारण प्रतिवर्ष जो है आपका 100 से अधिक लोगों को एक साथ प्रिंटिंग प्रेस में तकरीबन 2 सप्ताह तक काम करना पड़ता है, जो कि मौजूदा महामारी की दृष्टि से काफी खतरनाक है। इस व्यवस्था के मुताबिक संसद के सभी सदनों को बजट की डिजिटल कॉपी प्रदान की जाएगी। बजट के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण को भी कागज पर प्रिंट नहीं किया जाएगा, बल्कि वो भी डिजिटल कॉपी के रूप में उपलब्ध होगा। 29 जनवरी 2021 को शुरू हो रहा मौजूदा वर्ष का बजट सत्र 8 अप्रैल 2021 तक चलेगा और इसे कुल 2 हिस्सों में विभाजित किया जाएगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जो वित्तीय वर्ष के दौरान अपेक्षित राजस्व और अनुमानित व्यय को दर्शाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री R.K. शनमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वही वर्ष 1970 टू 71 का केंद्रीय बजट इस मायने में खास था कि उसे पहली बार किसी महिला, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कभी नहीं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जब कागज रहित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और कौन से देश ने ICT के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी रूस। देखिए हाल ही में भारत और जापान ने ICT के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए मौजूदा ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत के संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद और जापान के आंतरिक मामलों एवं संचार मंत्री श्री तकेदा रायोटो ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका आदान प्रदान किया। भारत सरकार का दूरसंचार विभाग और जापान सरकार का संचार मंत्रालय सहयोग बढ़ाएंगे। 5G से जुड़ी प्रौद्योगिकी, संचार सुरक्षा, भारत के द्वीपीय क्षेत्रों के लिए सबमरीन, ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली, स्पेक्ट्रम प्रबंधन, स्मार्ट सिटी, संचार की दृष्टि से अछूते बहुत ऊंचाई वाले इलाकों में ब्रॉडबैंड की सुविधा प्रदान करने, आपदा प्रबंधन, सार्वजनिक सुरक्षा। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने के काम को समय पर पूरा किए जाने और भारत और जापान के बीच सहयोग के एक महान उदाहरण के रूप में रेखांकित किया। गौरतलब है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर लेबल के माध्यम से जोड़ने पर न सिर्फ इस क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि भारत की डबल फिश हुक रणनीति को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका के बाद कौन से देश ने भी खुले आसमान की संधि यानी ओपन स्काईज ट्रीटी से हटने की घोषणा कर दी है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी भारत। देखिए अमेरिका के बाद जो है रूस ने भी खुले आसमान की संधि से हटने की घोषणा की है। इससे पहले अमेरिका ने रूस पर खुले आसमान की संधि के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इस संधि से अपने हाथ खींच लिए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर जो थे उन्होंने पहली बार जो जुलाई 1955 में प्रस्ताव दिया था कि अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ एक दूसरे के क्षेत्र में हवाई टोही उड़ानों की अनुमति दे। मॉस्को ने पहले इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन राष्ट्रपति जॉर्ज S.W. बुश ने मई 1989 में फिर से यह प्रस्ताव किया और मार्च 1992 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी से इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह संधि जो थी जनवरी 2002 में लागू हुई थी और 30 से अधिक देश इसके सदस्य थे। संधि के प्रमुख प्रावधानों में थे कि इस संधि के तहत सभी सदस्य देश हवाई निगरानी के माध्यम से एक दूसरे की सेनाओं का
निरीक्षण कर सकते हैं। इस संधि में एक देश दूसरे देश के गैर लड़ाकू विमानों के माध्यम से अवलोकन उड़ानों का संचालन कर सकता है और पूर्व निर्धारित संकल्प के अनुसार तस्वीरें ले सकता है। यह जो संधि थी सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को दूसरे देशों द्वारा विमानों के माध्यम से अवलोकन के दौरान ली गई तस्वीरों की सभी प्रतियों की प्राप्ति का अनुरोध करने की भी अनुमति देती है। गौरतलब है कि भारत जो है ये खुले आसमान की संधि का सदस्य नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, भारत इसका सदस्य नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कौन से चरण का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी पांचवा। देखिए हाल ही में जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। हाल ही में जो है इसका शुभारंभ किया गया है और 300 से अधिक पाठ्यक्रमों के साथ लगभग 600 केंद्रों में PMKVY 3.0, ये लिख लीजिएगा, PMKVY आपका 3.0 का शुभारंभ किया गया है। क्या शुरुआत की गई है? इसमें जो है आपका 717 जिलों में जो है, जो कि आपका 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया है। ये ध्यान रखिएगा 717 जिलों में, ये इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। और इसमें जो है PMKVY का तीसरा चरण आत्मनिर्भर भारत बनाने का तरफ एक कदम है। आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिष्ठित ढंग से लागू किया गया है और इसके तहत राज्य कौशल विकास मिशनों के मार्गदर्शन में जिला कौशल समितियों जिला स्तर पर कौशल अंतर को दूर करने तथा आवश्यकताओं का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत भारत सरकार के कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में की गई थी। इस योजना में अब तक कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 3 चरण लॉन्च किए जा चुके हैं। इस योजना का उद्देश्य भारत की युवा अवधि को कौशल युक्त बनाना है ताकि जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठाया जा सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने वर्ष 2015 में मानक प्रशिक्षण आकलन एवं पारितोषिक योजना का स्थान लिया था, यानी स्टार योजना, जिसका पूरा नाम था स्टैंडर्ड ट्रेनिंग असेसमेंट एंड रिवॉर्ड, इसका स्थान लिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश के संसद में एक आयोग ने चीन के उइगर एवं अन्य मुस्लिमों के संबंध में रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए हाल ही में जो है अमेरिकी संसद के एक आयोग ने चीन के उइगर एवं अन्य मुस्लिमों के संबंध में रिपोर्ट जारी किए हैं। मुस्लिमों के संबंध में रिपोर्ट जारी किए हैं और अमेरिकी संसद के आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन के सिंजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर एवं अन्य मुस्लिम तबकों में के सफाई की कोशिश में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी उइगर मुसलमानों को खत्म करने हेतु अप्रत्याशित कदम उठा रही है। चीनी सरकार के अधिकारी उइगर मुस्लिमों के अलावा कजाक, किर्गिज और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को लगातार उत्पीड़न कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा कौन से संस्थान द्वारा विकसित एक नवाचार पोर्टल को राष्ट्र के लिए समर्पित किया गया है? ऑप्शन ए भारतीय विज्ञान संस्थान, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, ऑप्शन सी राष्ट्रीय नवप्रबंधन प्रतिष्ठान, ऑप्शन डी राष्ट्रीय अंतर्विषय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान। देखिए हाल ही में जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा राष्ट्रीय नवप्रबंधन प्रतिष्ठान भारत द्वारा विकसित एक नवाचार पोर्टल को राष्ट्र के लिए समर्पित किया गया है। राष्ट्रीय नवाचार पोर्टल वर्तमान में इंजीनियरिंग, कृषि, पशु चिकित्सा और मानव स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में देश के आम लोगों द्वारा लगभग 15 लाख नवाचारों को आदान प्रदान करता है। कार्य क्षेत्रों के संदर्भ में बात करें तो वर्तमान में ऊर्जा, यांत्रिकी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू, न्यूट्रास्यूटिकल्स आदि क्षेत्रों में नवाचारों को शामिल किया जा रहा है।
बात करते हैं राष्ट्रीय नव प्रबंधन प्रतिष्ठान के बारे में, तो यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। NIF इंडिया संस्थान दस्तावेजीकरण, मूल्य संवर्धन, गैर सहायता प्राप्त तकनीकी नव प्रबंधन एवं उत्कृष्ट ज्ञान में बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा के साथ व्यवसायिक एवं सामाजिक प्रसार करते हुए भारत को नव प्रबंधनशील राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी स्थापना जो है आपका 2000 में अहमदाबाद गुजरात में की गई थी। यह भारत की राष्ट्रीय पहल है जो समाज के अनौपचारिक क्षेत्र में जमीनी स्तर के नवाचारकों एवं परंपरागत ज्ञान धारकों को संस्थागत सहयोग प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय नव प्रबंधन प्रतिष्ठान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने प्लास्टिक पेन से उत्पन्न कचरे को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कवर किया है? ऑप्शन ए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन बी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन सी, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ऑप्शन डी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। देखिए, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने माना है कि प्लास्टिक पेन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत आते हैं। इसके अतिरिक्त NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राज्य की PCB और राज्य स्तरीय निगरानी समिति के साथ EPR पर समन्वय करने के लिए कहा है। अब ग्रीन मामला क्या है ये देखते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक पर्यावरणविद ने याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा था कि प्लास्टिक पेन के उपयोग के बाद उत्पन्न कचरा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। याचिका के आरोप लगाया है कि इस कचरे के निपटान हेतु विस्तारित निर्माता जिम्मेदार हैं। इस याचिका पर ही सुनवाई करते हुए NGT ने उक्त निर्णय दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।